दमा क्या है? अस्थमा क्या है? दमा फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ये फेफड़ों के जो वायु मार्ग हैं उससे जुड़ी हुई ये एक बीमारी है। दमा होने पर जो सांस की नलियां हैं उनमें सूजन आ जाती है और सांस का जो मार्ग है वो सिकुड़ जाता है। ये जो वायु मार्ग हैं जिन्हें ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं, जिनसे हवा आती जाती है, वो अगर फूल जाए, सूज जाए तो ये दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और जब ये सूजन बढ़ जाती है, वायुमार्ग के चारों ओर मांसपेशियों के कसने के कारण ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। खांसी है, घरघराहट है, सीने में जकड़न है और इस तरह के लक्षण पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर दमा क्या है, उसके क्या कारण हैं और उसका होम्योपैथिक उपचार के बारे में जानेंगे। खांसी के कारण अगर फेफड़ों में कफ उत्पन्न हो जाए, बलगम आ जाए और उसे बाहर लाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आए, अनेक लोग चाहते हैं कि अस्थमा को जड़ से ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए वो फिर होम रेमेडीज़ वगैरह अपनाते हैं, जड़ी बूटियां भी यूज़ करते हैं। पर जो इसके मेन लक्षण है उसमें सांस लेने के अंदर जो खिंचाव है, सांस लेने में जो कष्ट है, गले के अंदर साए साए की आवाज़ है। जो रोगी है वो बिस्तर पर नहीं लेट सकता, उसे बैठना ही पड़ता है मोस्टली। दोनों हाथों का भार देकर या तकिए के सहारे वो आगे झुककर बैठने की कोशिश करता है ताकि लंग्स को थोड़ा सा एक्सपेंड हो सकें। वो खांसता है, हांफता है और लगातार वो हवा चाहता है। हवा के लिए वो दरवाजे खिड़कियां खोल कर रखता है। दमा का जो रोगी है वो सभी समय अस्वस्थ नहीं रहता है, बीच में वो नॉर्मल भी हो जाता है, पर दौरा होने के समय उसे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। और दमा का ये जो दौर है वो फिर काफ़ी समय बाद में उससे निकलता है। कई बार ये भी देखा गया है कि ये अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ये बीमारी बढ़ जाती है। इसका एक ये कारण भी हो सकता है कि जो पानी लंग्स के अंदर इकट्ठा हुआ है, बलगम रूपी रूप में भी, उसका वो टाइट्स की तरह समझ लीजिए, उसका जोर बढ़ जाता है। जो नया दौर है वो 3-4 दिन रहकर प्रायः घट जाता है। दमे का रोगी है वो सहज भाव से फिर सांस लेना शुरू कर देता है, पर सांस छोड़ते समय उसे थोड़ी तकलीफ मालूम होती है और कई बार उसे स्पाज्म भी आ जाते हैं, फिट्स भी पड़ सकते हैं, दौरा भी पड़ सकता है। चेस्ट पर इसकी परीक्षा ऑस्कल्टेशन द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा करते हैं। जब वीजिंग साउंड्स आती है, जो एक सौ सौ की आवाज़ है, वो इसमें सुनाई दे, और ये बीमारी के साथ अगर ब्रोंकाइटिस है तो सिबलेंट सेरोनेंस सेनोरस रेंकाइज वगैरह हैं वो सुनाई देते हैं। कबूतर के बच्चे की तरह की आवाज़ सुनाई देती है, सीटी बजने की तरह की आवाज़ सुनाई देती है। दमा की जो बीमारी है अक्सर दो प्रकार से अधिक दिखाई देती है। एक तो ये स्पाज्मोटिक है, दूसरी ये ब्रोंकियल है। ये दोनों ही तरह की बीमारियां जो ब्रोंकियल ट्यूब की जब राह है वो सिकुड़ जाती है तो होती है। इससे हवा फेफड़ों के अंदर इजीली आने जा नहीं सकती। सांस लेने छोड़ने में खिंचाव, तकलीफ महसूस होती है। किसी किसी रोगी को दमे का दौरा बहुत जल्दी जल्दी पड़ता है और किसी किसी को महीने में एक आध बार ही पड़ता है, या जब सीजन्स चेंज होते हैं, बरसातों के अंदर भी हो सकता है। किसी किसी को 7-8 महीनों के बाद में भी ये दौरा हो सकता है और कई बार ये जल्दी जल्दी भी होता है। इसमें हार्ट की बीमारी, ड्रॉपसी आदि भी बीमारियां बाद में हो सकती हैं। डाइट ऑफ दमा जो है, इसके अंदर रोगियों को जल्दी और हल्की पचने वाली चीज़ें देनी चाहिए। हमेशा पेट कुछ खाली रखें। रात के समय में हल्का भोजन लें। सूर्यास्त के बाद में कोई भी चीज़ चबाकर खाना मोस्टली इसमें मना ही करते हैं। दमे के साथ में अगर ब्रोंकाइटिस है और ब्रोंकियल एज्मा वाले जो पेशेंट्स हैं उनको
सर्दी ना लग जाए तो उन्हें गर्म कपड़े पहना कर रखने चाहिए। स्नान के लिए जितना सहन हो सके उतना गर्म पानी से उसको कराएं। नदी तालाब वगैरह के अंदर ना ले जाएं उसको, वहाँ मत नहाए वो। जो ब्रोंकियल दमा है, अस्थमा है, उसके अंदर नित्य ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। बीच बीच में सीना, पीठ को छोड़कर गर्म पानी के साथ में उसको स्पंजिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से उसे थोड़ी फ्रेशनेस भी आएगी। होम्योपैथी जो मेडिसिन हैं वो सिमलिया के हिसाब से ही चयन की जाती हैं। जो ब्रोंकियल एक्जिमा है, अस्थमा है, उसके अंदर आर्सेनिक, ग्रेंडेलिया, इपिकॉक और सल्फर बहुत अच्छी लाभदायक हैं। स्पाज्मोटिक अस्थमा के अंदर क्रूपमैट, ग्रेफाइटस, ग्रेंडेलिया, इपिकॉक, मस्कस, सेम्बुकस, स्ट्रेमोनियम बहुत अच्छा कार्य करेगी। जो कार्डियक अस्थमा है उसके अंदर हार्ट की प्रॉब्लम भी साथ में होती है, तो ग्रेंडेलिया, एकोनाइट, ऑरोमेट, फॉस्फोरस आदि कार्य करती हैं। हे फीवर के साथ में अगर अस्थमा है तो सेम्बुलस और मस्कस कार्य करेगी। हिस्टीरिया के साथ में है तो मस्कस कार्य करती है। हे फीवर के साथ में नेजा, सेंगुनेरिया और एरेलिया अधिक कार्य करती है। दमा का दौरा है वो मोस्टली रात को 12 बजे के बाद और दिन को 12 बजे के भीतर पड़ता है। तो इसके लिए एंटीमटाट, आर्सेनिक, चिनियम आर्स, कालीकार्प, नक्स मस्केटा, सेम्बुकस, जिंजीबर, सौ की है, सो नहीं हो सकता है, हाफता है तो फिर कार्बोवेज कार्य करेगी। सांस लेने में अगर उसको कष्ट है तो हाइड्रो एसिडिक और एरेलिया रेसिमोसा इसमें कार्य करती है। पर अगर सांस छोड़ने में तकलीफ है तो आर्सेनिक कार्य करेगी। कालीफॉस इसके अंदर 6X के अंदर डॉक्टर सुजलर्स कहते हैं कि बहुत ही अच्छी दवा है। इसको हम लोग 2-3 ग्रेन के अंदर या 4 से 6 जो उसके ग्लोबुल्स हैं वो ले सकते हैं और इसको रिपीट भी कर सकते हैं। जो एंटीमटाट है 30-100 के अंदर जब गले में साए साए की आवाज़ हो, घड़ की आवाज़ हो, चेहरे और मुंह उसमें नीला पड़ जाए, साइनोसिस हो जाए। अरेलिया मदर टिंचर के अंदर 6 पोटेंसी में और कभी कभी 30 में भी यूज़ होती है। जब सांस लेने में तकलीफ है, दिन रात सिर झुकाए रहता है और लेट नहीं सकता, तो ये कार्य करेगी। आर्सेनिक एल्बम 30-100 में जब वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बेचैनी है, सांस लेने छोड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, रात में तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसमें जो ड्राई अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, वो इसमें अधिक होता है। क्रूपामेट 30-100 में बीमारी जब एकाएक हमला करती है और एकाएक ही बंद हो जाती है, आक्रमण के समय चेहरा नीला पड़ जाता है और जो गले की ट्रैकिया हैं उनके अंदर वो सूख जाती हैं, संकोचन होता है, उसमें सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, दस्त हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, हाथ पैरों में क्रैम्प्स आ सकते हैं। मस्कस इसके अंदर 30 में जब हिस्टेरिकल पेशेंट्स के अंदर अस्थमा होता है, सर्दी के कारण सिबिलेंट रेल्स होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, पूरे लंग्स के अंदर, और महीन गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। रोगी डरता है कि सांस रुक जाएगी, सीने में क्रैम्प से ऐंठन आ जाती है। ग्रेंडेलिया जो इसके अंदर है वो 30 के अंदर और कई बार मदर टिंचर्स में भी यूज़ होती है। जब रोगी कई वर्षों से इस रोग को धारण किया हुआ हो, क्रोनिक अस्थमा हो, इन्फ्लुएंजा के कारण भी अगर उसको दमा हुआ हुआ हो, जरा सी सर्दी लगने से सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाती हो, अंत में जो दमे का जो खिंचाव है वो बहुत ज़्यादा हो, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी। सीने में बहुत ज़्यादा लार्ज कोर्स बबलिंग रेल्स हों
सिबिलेंट रेल्स हों तो ये कार्य करती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में गोंद वाला लसदार बलगम निकलता हो, हमेशा धीमा धीमा जी मचलता हो, हार्ट के अंदर भी कमजोरी महसूस होती हो, तो ग्रेंडेलिया रोबस्टा बहुत अच्छा कार्य करेगी। इपिकाग 3200 के अंदर जब ब्रोंकियल अस्थमा के साथ में सीने में बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट की आवाज़ हो और ब्रोंकाइटिस के लक्षण भी मिलते हों, रोगी इसमें बेहोश सा हो जाता हो, नोजिया वॉमिटिंग हो, उसके साथ में बलगम भी निकलती हो, तो ये कार्य करेगी। ब्रोमिन 30 जब अकड़न के साथ खिंचाव हो, सीने की सांस रुक गई हो ऐसा मालूम होता हो, इसके अंदर जो नाव है या जहाज में जो काम करते हैं, पानी के अंदर सेलर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कार्य करेगी। लेकेसिस 3200 में जब सीने की बीमारी बढ़ जाती है, रोगी सीने में, गर्दन में, उसके पिछले भाग के अंदर सहन नहीं होती उसको सर्दी और बलगम निकलता है। अस्थमा का जो रिफ्लेक्स ओरिजिन होता है इसके अंदर, खिंचाव थोड़ा घट जाता है जब बलगम निकलती है। नक्स वोमिका पल्स्टिला इसके अंदर तब कार्य करेगी जब इसके अंदर अजीर्ण के साथ में, पेट की गड़बड़ी के साथ में दमा आता हो। सेंगोनेरिया के अंदर, इसके अंदर बुखार के साथ में अगर दमा है। सल्फर 3200 के अंदर अगर कोई स्किन रैशेज हैं, वो अगर सप्रेस हो गए हों ऑइंटमेंट मेडिसिन के साथ में, उसके कारण भी कई बार दमा हो जाता है। इसके अलावा अगर ब्रोंकाइटिस साथ में है, सांस लेने रुकने की आशंका हो, शाम के समय ये सारे उपसर्ग बढ़ जाते हों, सफ़ेद पीले रंग का बलगम है, बीमारी ठीक एक समय आक्रमण करती हो, प्रति 8 बजे 8 दिन के अंतराल पर, और प्रातःकाल आक्रमण ज़्यादा हो तो सल्फर कार्य करेगी। इसके अलावा एकोनाइट मदर टिंचर 3x 6x के अंदर भी यूज़ हो सकती है। ये जो 4-6 बूंदें हैं, इसको 3-4 औंस के अंदर पानी के अंदर मिलाकर उसको शेक करके उसके 1-2 चम्मच आप लोग ले सकते हैं 1-1 घंटे के अंतराल पर। कैनाबिस इंडिका मदर टिंचर, ये भी 5-6 बूंद 4 औंस पानी के अंदर मिलाकर हर 2-2 घंटे से 1-2 चम्मच ले सकते हैं। सेम्बुकस मदर टिंचर 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, खिंचाव घट जाए तो इसके लिए बहुत अच्छा ये फ़ायदा करेगी। ब्लेटा और एंटेलिस, इसके अंदर ये होम्योपैथी के अंदर अस्थमा की बहुत ही श्रेष्ठ मेडिसिन है। बहुत दिनों तक अगर कोई रोग है और इसका फिर सेवन थोड़ा लंबे समय तक आप करें और तुरंत घटाने के लिए इसको हम लोग मदर टिंचर के अंदर यूज़ करते हैं और फिर बाद में इसको 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। फिटकरी भी इसके अंदर, दमा के अंदर 10 ग्रेन जीभ पर रखने से भी कई बार इसके अंदर आराम आ जाता है। आर्सेनिक 200 के अंदर दें तो कई बार ये बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। क्रॉनिक अस्थमा के अंदर, इसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड जो मेडिसिन है, उसके भी कई बार ग्रेन के अंदर भी वो मिल जाती है, तो 5 ग्रेन भी ले सकते हैं और उसको थोड़ा पानी के अंदर मिलाकर उसे दिया जा सकता है। होम्योपैथी के अंदर इसको काली आयोड कहते हैं, जो 6 पोटेंसी के अंदर यूजफुल होगी। स्ट्रेमोनियम बेलाडोना और भी इसके अंदर खिंचाव के अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है। अगर दमा के साथ में पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, उसे हवा अच्छी लग रही हो, पंखा अच्छा लग रहा हो, तो कार्बोवेस कार्य करेगी। लोबेलिया इसके अंदर 2x 3x के अंदर दमा के अंदर जब खिंचाव हो तो ये बहुत अच्छी दवा है। इसको उच्च शक्ति के अंदर 200 1m के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एमाइल नाइट्रेट, ये 5-6 बूंदें रुमाल के अंदर रखकर उसको सूंघ सकते हैं, उसको, इससे भी दमे के अंदर आराम मिलता है। ये इन्हेलेशन के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसको 30 पोटेंसी के अंदर इंटरनल भी दे सकते हैं। अस्थमा के अंदर जो, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाए
एकदम आरोग्य नहीं होती, थोड़ी रुक जाती है। दमा की जो भी मेडिसिन्स बताई गई हैं वो किसी योग्य चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अस्थमा के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।